कई बार जब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर जब हम अपने ऑटिस्टिक बच्चे को किसी नेबर या फिर किसी रिलेटिव के घर लेके गए जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं, तो हम सरप्राइज थे कि मेरे बच्चे ने उनके साथ सोशलाइज करने का ट्राई किया। अब इसके साथ वो एक और सवाल लेकर आते हैं कि सर इस चीज़ को देखते हुए हम चाहते हैं कि हम सेकंड बेबी करें, बट हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही। आप प्लीज़ हमारी हेल्प कर सकते हैं, आप कुछ सजेस्ट करिए कि हम करें ना करें। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है आई थिंक कई पेरेंट्स का जो कि मुझे इस वीडियो के माध्यम से भी देख रहे हैं। तो आइए मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कस करता हूँ और देखते हैं कि शायद आप लोगों का थोड़ा-सा फ़ियर मैं कम कर पाऊँ तो। पहली बात, कई बार ये भी होता है कि सेकंड बेबी भी ऑटिस्टिक निकल जाता है, लेकिन पेरेंट्स आपको ना इस चीज़ के लिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये बहुत रेयर होता है। और अगर ये होता है तो कहीं न कहीं कोई न कोई जेनेटिक इश्यू हो सकता है जिसकी वजह से शायद दोनों बच्चे ऑटिज़्म कैटेगरी में आ गए हैं। तो यही से मेरा सबसे पहला जो आंसर होता है वो स्टार्ट होता है, जहाँ पे मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आप एक्चुअली प्लान कर रहे हैं बेबी और मदर कंसीव करती हैं, तो उससे पहले कंप्लीट जेनेटिक टेस्ट करवा लिया जाए, मदर के साइड, फादर का एज़ वेल एज़ बच्चे का जो ऑलरेडी है। और उससे ना हमें थोड़ा-सा क्लियर हो जाएगा कि किसी बच्चे को कोई जेनेटिक इश्यू की वजह से तो ऑटिज़्म नहीं हुआ। ये पहले स्टेप के बाद मैं पेरेंट्स को कहता हूँ कि डेफ़िनेटली अगर मदर ने कंसीव किया है तो उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। नाउ सीरियसली इसलिए लेना चाहिए क्योंकि बार-बार अगर आप सोचते हैं कि मेरे बच्चे को ऑटिज़्म है, मेरे दूसरे बच्चे को भी ना हो जाए, तो आप एक स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। और हमें पता है कि प्रेगनेंसी में स्ट्रेस एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। तो यहाँ पे मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ कि जो मदर्स हैं उनको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। उनका थायरॉइड प्रोफाइल, शुगर प्रोफाइल प्रॉपर रेगुलर चेक कर लेना चाहिए। और जो भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप जा रहे हैं तो उसको कंप्लीट डिटेल दे दिया जाए। और मैं यहाँ पे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उन गायनेकोलॉजिस्ट को रेफ़र करिए जिसको ऑटिज़्म के बारे में पहले से पता हो। चलिए, मैं आपकी कंसीविंग वाली जो जर्नी है उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा बिकॉज़ वो मेरा फ़ोर्टे नहीं है। लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि आप बहुत सीरियसली चीज़ों को लें। और जो भी आजकल लेटेस्ट रिसर्चेज़ चल रही हैं, लेटेस्ट टेस्ट चल रहे हैं, तो उसको अपने न्यूबॉर्न के साथ करवाते रहिए। नाउ ये चीज़ स्टार्ट होती है हमारे रिफ्लेक्सेस के साथ। नाउ कई बार क्या होता है कि पीडियाट्रिशियन रिफ्लेक्सेस को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। बट इस केस में मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने पीडियाट्रिशियन के साथ डिस्कस करें और न्यूबॉर्न बेबी के जितने भी रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे कि मोरो रिफ्लेक्स हो गया, ग्रास रिफ्लेक्स हो गया, रूटिंग रिफ्लेक्स हो गया, सकिंग रिफ्लेक्स हो गया, बेबिन्स्की साइंस हो गए और भी 2-3 तरीके के रिफ्लेक्सेस होते हैं, तो वो प्रॉपर चेक करें। और वो चेक करना इसलिए हमारा इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ उससे हमें थोड़ा-सा इंडिकेट हो जाएगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सब चीज़ें सही तरीके से चल रही हैं या नहीं चल रही। अब एक चीज़ मैं आगे बढ़ने से पहले बताऊँगा कि मैंने जितने भी असेसमेंट किए हैं, 90% पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि सर मेरे बच्चे ने 1 डेढ़ साल तक हर चीज़ नॉर्मल की और उसके बाद सडनली डाउनफॉल दिखने लग गया। इस चीज़ को आप लोग सीरियसली लेंगे। कहने का मतलब है कि 3-4 महीने में बच्चा सोशल स्माइल दे देता है। हम जैसे ही पिकअप करते हैं या किसी भी तरीके का फेस बनाते हैं, तो वो सोशल स्माइल देता है। ये सोशल स्माइल आप एक चीज़ याद रखिए कि आपको लूज़ नहीं करनी है। सोशल स्माइल आप इतनी ज़्यादा लीजिए, आप इतने ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशंस बनाइए, इतना ज़्यादा पीकअबू करिए कि आप मतलब आपका एक बार पीकअबू किया हुआ है ना, उसके ब्रेन के कई सिनैप्सेस एंड चैनल्स को स्टिमुलेट करता है। तो इस चीज़ को बहुत सीरियसली लीजिए और बच्चे की सोशल स्माइल लूज़ नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ही बच्चा लगभग 4 महीने तक का होता है, तो आप देखोगे कि अब बच्चे को गोद में उठाते हैं, तो वो ट्रैकिंग करना स्टार्ट कर देता है। सेकंड चीज़ पेरेंट्स जो आपको ध्यान रखनी है कि बच्चा विजुअल ट्रैकिंग अगर कर रहा है, उस ट्रैकिंग को हमें लूज़ बिल्कुल नहीं करना। बिकॉज़ मैं दोबारा बोलूँगा कि पहले जब पहला ऑटिस्टिक बच्चा होता है, तो पेरेंट्स कहते हैं कि सर वो सब करता था, अचानक से डाउनफॉल हुआ है। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो बहुत ज़्यादा लाइट टॉयज़ या ऐसे टॉयज़ जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ताकि जो उसकी विजुअल ट्रैकिंग है, उसको हम बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन करके रखें।
अब जो थर्ड चीज होती है वो है आई कांटेक्ट। नाउ पीकअबू जब हम करते हैं, जब बच्चा सोशल स्माइल देता है तो हमें वो ढेर सारा आई कांटेक्ट भी देता है। थर्ड चीज मैं ये बोलूंगा कि आप बच्चे का आई कांटेक्ट लेते रहेंगे, और ये आई कांटेक्ट एक ऐसी चीज है जो मैं बोलता हूं कि 1.5, 2, 3 साल तक आप बच्चे को सीरियसली लेंगे, और आप जो भी करेंगे उसमें बच्चे का आई कांटेक्ट लेना बहुत जरूरी है। अब बात आती है माइलस्टोन्स की। पेरेंट्स, आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी माइलस्टोन पे, और अब मैं बोलूंगा कि माइलस्टोन्स को भी बहुत सीरियसली लेना चाहिए। 6 महीने तक आप लोगों का बच्चा बैठ जाना चाहिए, 9 महीने तक क्रॉल कर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके का माइलस्टोन में डिले आ रहा है, तो प्लीज आपके आसपास कोई भी पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो, उनसे कंसल्ट करिए। भले आपका पीडियाट्रिशियन बोल रहा है हो जाएगा, बट प्लीज आप कंसल्ट कर लीजिए। सिंपल सिंपल घर पे करने वाली एक्टिविटीज होती है, जिससे कि आप अपने एक बच्चे का ट्रंक कंट्रोल से लेके, नीलिंग पोजीशन से लेके, हाफ नीलिंग पोजीशन से लेके क्रॉलिंग तक आप इजीली कर सकते हैं। तो इस चीज में आप बिल्कुल भी किसी भी तरीके का कोई ब्रेक नहीं देंगे। अब ये सारी चीजें हुई जो हम लोगों ने फिजिकली बच्चे का देखा है। यहाँ पे एक चीज और आती है, वो है बिहेवियर्स। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि सर मेरे बच्चा ना जब सब कुछ सही था, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्रैंकी रहता था, उसकी नींद पूरी नहीं होती थी। वेल पेरेंट्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप ध्यान रखें कि किसी भी तरीके का अगर कोई नेगेटिव बिहेवियर आपके बच्चे पे लगता है, तो रिमेंबर वो बहुत छोटा है। अब उस बिहेवियर को हम किसी ना किसी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। फाइट में नहीं जाना, बच्चे को बुली नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कोई सर्टेन चीज है जो आपके बच्चे को रियली इरिटेट कर रही है, तो आप इस चीज को सीरियसली लीजिए और उसके बिहेवियर को आने ही मत दो। और अगर उसके किसी तरीके से नेगेटिव बिहेवियर्स आ रहे हैं, तो सॉल्यूशन ढूंढिए कि उसके जो बिहेवियर्स या मेल्टडाउन या क्राइंग है वो ज्यादा देर तक एक्सटेंड ना रहे। यहां पे मैं अगेन बात करूंगा प्लेइंग टॉयज की। सेंसलेस टॉयज नहीं खरीदने। मेरी पूरी एक वीडियो बनी हुई है, उस पे बहुत पहले मैंने बनाई थी, जहां पे मैंने बहुत ज्यादा टॉयज के बारे में बोला था कि कॉज एंड इफेक्ट टॉयज होने चाहिए, विजुअल ट्रैकिंग के, टेक्टाइल के टॉयज बहुत ज्यादा होने चाहिए, सेंसी स्टिमुलेटिंग टॉयज बहुत ज्यादा बच्चे के होने चाहिए। आप पूरी मेरी वीडियो देख सकते हैं, उस चीज को काफी सीरियसली लीजिए। और एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि आप जब भी बच्चे के साथ प्ले करें, तो जमीन में कोई योगा मैट या चटाई बिछा के या मैट्रेस बिछा के या बेडशीट बिछा के फ्लोर पे ही प्ले करें, बिकॉज फ्लोर टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड। अब मैं अपने प्रोफेशन से हटके थोड़ा सा फिजियोलॉजिकली बात करूंगा। किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को आपको अवॉइड करना है, बिकॉज यूजली देखा जाता है कि ऑटिस्टिक बच्चे अपने पहले 2 साल तक बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड रहते हैं, कहीं ना कहीं उनका गट प्रॉब्लम देता है, या फिर उनके सर्दी जुकाम बहुत प्रोमिनेंट रहते हैं, या फिर उनको कहीं ना कहीं हाई फीवर हो जाता है, जिनकी वजह से उनको एपिलेप्सी या कन्वर्जन आती है। इन सब चीज़ों को भी आप सीरियसली लेंगे, तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं ये सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस आपके आने वाले बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। तो पेरेंट्स, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि सेकंड बेबी करना है नहीं करना है, उसको ऑटिज्म तो नहीं हो जाएगा, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, अगर जेनेटिक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये सिर्फ डेस्टिनी है, और तभी ये इश्यूज हुए हैं। तो प्लीज़ आप प्रॉपर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे अपनी प्रेगनेंसी से पहले, एंड उसके बाद आप जब कंसीव करते हैं उस पीरियड को भी बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना है। एंड एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मैं बोलूँगा कि जब वो पैदा हुआ है से लेके उसके 1.5, 2 साल तक, उस पैच को आप प्लीज़ बहुत सीरियसली लीजिए। कहीं पे कोई भी दिक्कत आए तो आजकल बहुत अच्छे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, जहाँ पे वो लोग नियोनेटोलॉजी से लेके पीडियाट्रिक्स से हम बहुत इंटेंसिवली प्लान कर रहे हैं। तो आप उनसे कंसल्ट करें, पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें, और अगर आपको लग रहा है कि पीडियाट्रिशियन होल्ड पे रख रहा है चीज़ों को और आप नहीं रखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप जाइए अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट के पास और पूरा का पूरा चीज़ें करिए। ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये हो सकता है कि बहुत लंबी बन गई हो, लेकिन इस वीडियो को जब आप पेन पेंसिल लेके एक एक पॉइंट लिखने जाएंगे ना, तो आप एक शॉर्ट अपना नोट बना सकते हैं। और इन चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे, तो आई होप कि कहीं ना कहीं आपके साथ जो भी होगा बहुत अच्छा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा बच्चा है या उसकी फैमिली है जो कि ये
प्रॉब्लम के साथ है या वो टेंशन में है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़रूर उनके साथ शेयर करिएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसकी वैल्यू सिर्फ़ वही समझ सकते हैं जो पेरेंट्स के पास पहले से ऑटिस्टिक बच्चा और एक छोटा-सा बच्चा उनके हाथ में है, या वो पेरेंट्स जो एक्चुअली प्लान कर रहे हैं बेबी का। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को जितना स्प्रेड करेंगे, आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। थैंक यू फॉर इट। थैंक यू।